Hello and welcome, my dear students of class 10th, to the next lecture of your class 10th physics. We are in this chapter work, energy and power. अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे कर लिए हैं प्रीवियस लेक्चर में वर्क, एनर्जी एंड पावर के। आज भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि हमने सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स अभी तक नहीं किए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड 5 न्यूमेरिकल्स किए थे। द लिंक ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। देयर इज अ लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट। अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो उनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, हम हर टाइप के न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल्स किसी भी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पूछा जा सकता है बोर्ड्स में। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बोर्ड्स में यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी हम पावर का एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि पावर इज रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम, इसको पावर बोलते हैं, विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, एक और फॉर्मूला हम जानते हैं वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो ये डायरेक्ट एफ एस होता है, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर हम कंबाइन करें तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो W का जो वैल्यू है F इंटू एस, तो हम इधर W में वो F इंटू एस पुट कर सकते हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग? W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है, राइट। ये इक्वेशन 1 हो गया। और हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, W अपॉन टाइम होता है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर हम W का वैल्यू जो F इंटू एस है उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो पावर क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ W वी विल राइट F इंटू एस, और नीचे हमारा ये टाइम है। ठीक है, हो गया, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जो है S डिवाइडेड बाई T, ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। S इज डिस्प्लेसमेंट, T इज टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव्स यू एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बॉडी एक कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ डिस्टेंस भी है, यानी जो वेलोसिटी है वो स्पीड भी है। तो ये जो S अपॉन T है इसको हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी, राइट। या फिर एवरेज वेलोसिटी ओवर हियर, इसे हम एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, P इज इक्वल टू V इंटू, अब ये S अपॉन T को हम V से डिनोट करें, V स्टैंड्स फॉर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। हमें एक फॉर्मूला मिल गया, पावर इंटू एवरेज वेलोसिटी, सॉरी फोर्स इंटू एवरेज वेलोसिटी इज पावर। क्या फॉर्मूला मिला, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इंटू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द पावर स्पेंट बाय दैट बॉडी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला पर बेस्ड काफी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं। ओके, हर साल एक न्यूमेरिकल यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। हाँ, कई बार नहीं भी पूछा गया है, बट इस फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे भी गए हैं। तो चलो एक न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला पर बेस्ड जो हमने अभी भी किया उस पर बेस्ड करते हैं। तो फॉर्मूला को अच्छे से देख लो, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू एवरेज स्पीड, एफ इंटू वी इज पावर। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने बिल्कुल इसी फॉर्मूला पर बेस्ड। एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। तो क्या दिया हुआ है कि एक ऑक्स है वो कितना मैक्सिमम फोर्स लगाता है, 1000 न्यूटन। इट इज टेकिंग पार्ट इन अ कार्ट रेस, एक कार्ट रेस में पार्टिसिपेट किया, एंड इज एबल टू पुल द कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कार्ट को खींच रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। क्या कांस्टेंट स्पीड है, 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब इतने स्पीड से वो कार्ट को खींच रहा है। while मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट, मतलब सबसे ज्यादा एफर्ट उसने लगाया, और वो कितना फोर्स लगाया कार्ट पर, 1000 न्यूटन। ठीक है, एंड उस कार्ट की स्पीड क्या हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय द ऑक्स, कितना पावर डेवलप्ड हुआ। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें यही पावर निकालना है। यहाँ पर फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 1000 न्यूटन, ऐसा यूनिट में है, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात है। एंड हमारा v है 30 मीटर पर सेकेंड। देखो स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, एंड दैट इज ऑल्सो गिवन। सो अल्टीमेटली यू हैव 30,000, आ गया ना, 1000 इंटू 30, 30,000। एंड पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल, नो डाउट, वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप देयर इज नो डाउट। चलो, it takes 20 seconds for a person A of mass 50 kg to climb up
these stairs while another person B of same mass does the same in 15 seconds. It takes 20 seconds, 20 सेकंड लगता है. कितना सेकंड लगता है? 20 seconds लगता है. For a person A, एक इंसान है, उसका नाम है A. Person A, उसका मास दिया हुआ है 50 kg. Person A का मास कितना है? 50 kg. वो सीढ़ी पर चढ़ता है. कितना सीढ़ी चढ़ता है? We don't know, but he climbs up some stairs. And he takes how much time? 20 seconds to do this. Another person B of same mass does the same thing in 15 seconds. तो B को कितना समय लगता है वो सेम काम करने के लिए? 15 seconds. और दोनों का मास सेम है, सेम मास है. देखो कई बार होता है क्वेश्चन में अलग अलग मास दिया हुआ है दोनों का, लेकिन इस क्वेश्चन में सेम मास है. Now we have to compare the work done and also we have to compare the power developed by the persons A and B. Comparison का मतलब क्या निकालना है बच्चे? हमें रेशियो निकालना है. हमें रेशियो निकालना है. We have to find the ratio of the work done by A to the work done by B. And in the second case, we have to find out the power developed by A is to power developed by B. मतलब रेशियो निकालना है. ठीक है. तो अब देखो पर्सन ए पर्सन बी का हम दो कॉलम्स बना लेते हैं. बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. पर्सन ए एंड पर्सन बी. पर्सन ए का जो मास है वो 50 kg है, इसको m1 से डिनोट करते हैं. पर्सन बी का जो मास है वो भी 50 kg है, m2 से डिनोट करते हैं. ठीक है. फिर तुम्हारा दिया हुआ है कि पर्सन ए ने कितना टाइम लगाया? 20 सेकेंड्स, t1 से डिनोट करते हैं. पर्सन 2 ने कितना टाइम लगाया? देखो 15 सेकेंड्स, इसको t2 से डिनोट करते हैं. सो t2 इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स. और क्या है जी? बस इतना ही है. और दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ स्टेयर्स को क्लाइंब किया. ए ने जितनी सीढ़ियां चढ़ी बी ने भी उतना चढ़ा. क्यों? कैसे पता चला? बिकॉज इट इज रिटन व्हाइल बी ऑफ सेम मास डज द सेम, मतलब ही ऑल्सो डज द सेम अमाउंट ऑफ क्लाइंबिंग. जितना सीढ़ी ए चढ़ा उतना बी चढ़ा, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में. इसलिए हाइट मूव्ड बाय हाइट क्लाइंब्ड बाय पर्सन ए, जिसको h1 से डिनोट करें, वो अगर h है तो h2 यानी b जितना सीढ़ी चढ़ेगा वो भी h ही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों अलग अलग हो सकते थे, इस क्वेश्चन में सेम है. तो दोनों को हमने h से डिनोट किया क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि b ऑफ सेम मास डज द सेम, सेम काम किया मतलब सेम अमाउंट ऑफ सीढ़ी को क्लाइंब किया. इसलिए सेम हाइट को दोनों ने क्लाइंब किया, इसलिए दोनों का h1 और h2 दोनों h है. ठीक है, सिंपल. अच्छा, नाउ नंबर 1 हमें निकालना है वर्क डन बाय पर्सन ए डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय पर्सन बी. तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh. तो m1gh1 एंड यहाँ पर m2gh2, क्योंकि mgh दोनों केस में. तो a के लिए हम 1 सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, b के लिए हम 2 सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं. तो m1gh1 और वर्क डन बाय b इज m2gh2. और g के लिए g1 g2 नहीं लिख रहे हैं बिकॉज g इज सेम फॉर एवरी वन. जी का जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. ऐसा थोड़ी है कि ए के लिए जी अलग होगा, बी के लिए जी अलग होगा, इसलिए G1 G2 हम यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग जी. नेक्स्ट स्टेप में ये जो M1 है वो 50 kg है, जी तो जी है, H1 इज H, M2 इधर ये भी 50 kg है. हाँ, क्वेश्चन ने बोला, हो सकता था अलग ना हो किसी और क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी 50 ही है. जी तो जी रहेगा, और एच भी इस क्वेश्चन में दोनों एच सेम है. हो सकता है किसी और क्वेश्चन में एच अलग हो, तो हमें वहाँ अलग अलग एच का वैल्यू पुट करना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ स्टेयर्स क्लाइंब की, इसलिए दोनों एच है. तो यहाँ सब कट गया, 50-50 कट गया, जी जी कट गया, एच एच कट गया. सो वी आर लेफ्ट विथ 1:1. दोनों का अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कंपैरिजन हमने किया सेम है, दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन किया. अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है वी हैव टू कंपेयर द पावर्स डेवलप्ड बाय द पर्संस ए एंड बी, यानी पावर डेवलप्ड बाय ए डिवाइडेड बाय पावर डेवलप्ड बाय बी, ये निकालना है हमें. तो पावर डेवलप्ड बाय ए का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम, यानी पावर ऑफ ए इज वर्क डन बाय ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए, जिसको हम t1 से डिनोट कर रहे हैं, टाइम टेकन बाय ए. Similarly, power developed by B is work done by B divided by time taken by B, जिसको हम T2 से डिनोट करें. अब मैथ्स कहता है कि जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं WA/T1 और ये डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकेट हो जाता है, यानी ये T2 ऊपर चला जाएगा, वर्क डन बाय B नीचे आ जाएगा. ठीक है, अब हम जानते हैं कि वर्क डन बाय A डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय B, अभी अभी हमने निकाला वर्क डन बाय A
अपॉन वर्क डन बाई बी इज नथिंग बट 1/1 यानी 1। यानी ये जो वर्क डन बाई ए डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई बी है इसका वैल्यू 1 है, तो 1 है तो इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं, ये कंप्लीटली 1 है, तो हमारा बच क्या रहा है T2/T1, T2/T1 है ना, यही बच रहा है क्योंकि बाकी तो 1 है। तो T2 का वैल्यू हमारे पास 15 सेकेंड्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, T1 का वैल्यू 20 दिया हुआ है। सेकेंड्स कट गया, रेशियो आराम से आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3:4। यानी दोनों ने भले सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन किया लेकिन दोनों का पावर डेवलप्ड अलग अलग है। ए का जो पावर डेवलप्ड है वो कम है इन कंपैरिजन टू बी का पावर डेवलप्ड, दोनों का रेशियो 3:4। ठीक है, तो एक चीज तुमने गौर किया, ए ने ज्यादा टाइम लिया इसलिए उसका पावर डेवलप्ड कम है, बी ने कम टाइम लिया, बी ओनली टुक 15 सेकेंड्स टू डू द सेम थिंग इसलिए उसका पावर डेवलप्ड ज्यादा है। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम ज्यादा होगा तो पावर कम, कम कम टाइम होगा तो पावर ज्यादा। और फॉर्मूला भी हमें वही कहता है, अगर P इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम है, वर्क अगर कांस्टेंट है तो P और T को अगर देखो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, P ऊपर तो T नीचे, और ये न्यूमेरिकल से भी ये बात क्लियर हो रही है। सिंपल है, आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट। कितना पावर है मोटर का? 40 किलोवाट है। एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो पावर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पावर। हाउ मच इज द पावर? 40 किलोवाट। किलो मतलब 1000, तो हम किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि किलोवाट तो यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं ना है पावर का, पावर का ऐसा यूनिट किलोवाट नहीं है, क्या होता है? वाट होता है। तो 40 इंटू किलो को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 40,000 वाट। अब हमें निकालना है एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज अ लोड, क्या स्पीड में ये लोड को रेज करेगा। लोड ऑफ 20,000 न्यूटन, देखो ये यूनिट देखकर बताओ ये क्या दिया हुआ है, बेसिकली कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। 20,000 न्यूटन क्या, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? आई नो मेनी ऑफ यू हैव गेस्ड इट राइट, न्यूटन है ना, तो न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का। यानी ये 20,000 न्यूटन फोर्स है, तो फोर्स दिया हुआ है 20,000 न्यूटन, तुम्हें यूनिट से पकड़ना है। यहाँ स्टेटमेंट में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि दिस इज फोर्स, यहाँ लोड लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें यूनिट देखकर पता कर लेना है कि ये बेसिकली फोर्स है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। अब तो वही फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एवरेज स्पीड, अभी अभी जो पढ़ा था हमने वही फॉर्मूला है। तो v को सब्जेक्ट बनाओगे तो पावर डिवाइड बाई f हो जाएगा, होगा ना। सो पावर इज 40,000 एंड फोर्स कितना है? 20,000 न्यूटन। यूनिट को बाद में लिखेंगे, ये कट गया, ये 2 हो गया, यानी v इज 2। और यूनिट क्या होता है स्पीड का? ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में ही आएगा क्योंकि हमने फॉर्मूला में भी पावर को भी वाट में लिया था, किलोवाट से तो इसको वाट में कन्वर्ट कर लिया था ना, फोर्स को भी न्यूटन में लिया था, तो दोनों ऐसा यूनिट्स में थे, तो हमारा फाइनली जो स्पीड आएगा वो भी उसके ऐसा यूनिट में आएगा, और ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर दिस आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड। ये हमें स्पीड निकालना था, सिंपल है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, वो है मैकेनिकल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पूरा ध्यान से सुनना है। नाउ हियर द नेक्स्ट टॉपिक which is the part B of the chapter is different forms of energy। इसमें बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का नाम तुमको जानना है, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जानना है कि कौन से डिवाइस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या फिर इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि ये एनर्जी इस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ऐसा डिवाइस का नाम बताओ। तो वो सब तो है, वो सब बहुत इजी पोर्शन है, वी विल डिस्कस इट। लेकिन जो मेजर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, द मेजर टाइप ऑफ एनर्जी विच यू हैव टू स्टडी इन डिटेल, और जिसमें से तुम्हारा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनता है क्वेश्चन आने का, वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का जो मेन टॉपिक है वो है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी का सबसे पहले समझो कि ये एनर्जी होता है पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। इसके रेस्ट या मोशन के होने के वजह से जो एनर्जी है,
किसी बॉडी में, उस एनर्जी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, तुम लोग भी लिखो। द एनर्जी पोजेस्ड, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। बड़ा सिंपल सा बात है। पोटेंशियल एनर्जी जनरली होता है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, वो किस जगह पर है, ड्यू टू इट्स पोजीशन और डिफॉर्म्ड शेप। इसको समझेंगे हम लोग। सो पोटेंशियल एनर्जी पहला टाइप का मैकेनिकल एनर्जी है, और ये कौन सा एनर्जी है, जो बॉडी में रहता है ड्यू टू इट्स पोजीशन और डिफॉर्म्ड शेप। किसी बॉडी का अगर हमने शेप को डिफॉर्म कर दिया तो उसमें हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी हो, इनफैक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। किसी बॉडी का हमने पोजीशन चेंज कर दिया, उसको थोड़ा हाइट पे, ग्राउंड से कुछ हाइट पे रख दिया, तो उसमें कौन सा एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब बॉडी मोशन में होता है, इट इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जब बॉडी मोशन में हो तो मोशन के वजह से जो एनर्जी वो पोजेस कर रहा है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का भी देखो, यहाँ दो तरीके का पोटेंशियल एनर्जी की बात हम कर सकते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी के पोजीशन के वजह से हो, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी के डिफॉर्म्ड शेप के वजह से हो। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का भी दो टाइप्स है। एक टाइप तुम्हारे सिलेबस में है, दूसरा टाइप सिलेबस में नहीं है, बस नाम जानना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी दो टाइप्स है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी बॉडी में उसके पोजीशन के वजह से। कोई बॉडी है, उसको हमने, ये ग्राउंड है, उसको हमने हाइट पे रख दिया, ये मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के छत के ऊपर हमने एक बॉल को रख दिया, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के छत के ऊपर हमने एक बॉल रख दिया। तो ग्राउंड से अगर वो h हाइट के ऊपर है, तो इस बॉल में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, अभी अभी बताया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो है, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इस बॉल का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसके पोजीशन के वजह से, तो पोजीशन के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी बॉडी में उसके डिफॉर्म्ड शेप के वजह से। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक स्प्रिंग है रखा हुआ है, स्प्रिंग को तुमने कंप्रेस किया, कैसे दबा के रखा, या स्ट्रेच किया, स्ट्रेच भी कर सकते हो, स्ट्रेच या कंप्रेस किया, तो शेप को डिफॉर्म किया। तो जब तुमने उसको डिफॉर्म शेप पे में रखा हुआ है, अब जैसे ही छोड़ोगे वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आएगा। तो जब उसको शेप को तुमने डिफॉर्म करके रखा हुआ है, तब उसमें तुमने कौन सा एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो डिफॉर्म शेप के वजह से जो बॉडी में एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसमें स्टोर्ड होती है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस बात को नोट करो। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर होता है। जैसे ही इस बॉल को तुमने ग्राउंड के ऊपर रखा कुछ हाइट पर, तो उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तुमने एक स्प्रिंग लिया, उसको स्ट्रेच किया, उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर किया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक तुमने रबर बैंड लिया, उसको स्ट्रेच किया, उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर किया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक तुमने तीर धनुष होता है ना, बो एंड एरो, तो तुमने इसका जो स्ट्रिंग है उसको पीछे पुल किया, थ्रेड को जैसे पीछे पुल किया, तो कौन सा एनर्जी स्टोर किया, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि शेप को डिफॉर्म किया। तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया। नेक्स्ट कमिंग टू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ, काइनेटिक एनर्जी में जैसे मैंने बोला, इट्स बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। अब मोशन भी तो अलग अलग हो सकता है बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करे, तो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी है उसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल।
अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो रोटेशन के वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी में रहेगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, वो भी तो मोशन है, तो उस बॉडी में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी। बेसिकली बड़ा सिंपल है, जिस भी तरह का मोशन वो कर रहा है तो अलग अलग मोशन के लिए अलग अलग नाम बस दे दिया गया है, कुछ नहीं है एक ही चीज, काइनेटिक एनर्जी ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब बात आती है कि फॉर्मूला की। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो तुम्हारे इस बार 10th में नहीं है, मतलब कि ये 10th में कभी था भी नहीं, ऐसा नहीं कि ये रिमूव्ड हुआ है, ये तुम्हारे 10th में नहीं है, नाम बस पढ़ना है। लेकिन दिस इज नॉट इन योर 10th, इट इज इन योर हायर क्लासेस, 11th 12th में है, अभी नहीं पढ़ना है। तो अभी तुमको जो जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को हम यू से डिनोट करते हैं। तो आगे इस चैप्टर में जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा तो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही बात करूंगा, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी मैं आगे बताऊंगा, इसका मतलब तुम्हें समझ जाना है कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स में भी जब भी कहा जाए कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम्हें ये ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात यहाँ पूछा गया है, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं हमारे सिलेबस में। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में ये तीनों काइनेटिक एनर्जी का बस नाम तुम्हें जानना है, इनका डेफिनेशन जानना है, एंड तीनों है एक ही चीज, मैंने अभी भी बताया। और तीनों के लिए चाहे कोई भी काइनेटिक एनर्जी हो, एक ही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर मैं काइनेटिक एनर्जी में जाऊंगा। और चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बताया कि यही पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे सिलेबस में है। इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? यू से। इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस लेक्चर, जो इसके पहले जस्ट मैंने डाला था, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है एक प्लेलिस्ट में, देख लेना अगर नहीं देखा है तो उसमें मैंने बोला था तुम लोगों को कि एनर्जी एंड वर्क डन सेम होता है, न्यूमेरिकल मैथमेटिकली सेम होता है। मैथमेटिकली एनर्जी जो चीज है, वर्क डन भी वही है, यूनिट भी सेम है दोनों का, जूल है, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू भी दोनों का सेम होता है। ठीक है, जितना एनर्जी बॉडी में उतना वर्क डन वो कर सकते हैं। वेरी सिंपल, 40 जूल्स ऑफ एनर्जी है, सो दिस बॉडी कैन डू 40 जूल्स ऑफ वर्क। The numerical value and the unit, everything is same, so all the formulas which we can use for work done can be used for energy also. अब तुम्हें याद होगा कि हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऐसा पढ़ा था ना, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन हो, mgh ये पढ़ा था हमने, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज mgh। तो यहां पर भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो बात सेम है। अगर हम बोले वर्क के टर्म्स में तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एनर्जी के टर्म्स में बोलेंगे तो बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों सेम है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, देखो, मानते हैं एक बॉल है यहाँ पर, इस बॉल को h हाइट तक उठाने के लिए, इस बॉल को अभी ग्राउंड में ये रखा हुआ है, ठीक है, इस बॉल को हम h हाइट पे ले जाएंगे, यहाँ पर h हाइट पे हम ले जाएंगे, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2। तो 1 से 2 पे मुझे ले जाना है, h हाइट उठाना है, तो मुझे कितना एनर्जी इस बॉल को देना पड़ेगा, या फिर इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इस बॉल में कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन इन रेजिंग दिस बॉल टू h हाइट, वो है mgh। और फिर हम इसी बात को ऐसे बोलते हैं कि जब हमने इस बॉल को इधर उठा दिया, पॉइंट पोजीशन 2 पर इसी बॉल को हमने रख दिया, तो अभी इसमें कितना एनर्जी हमने स्टोर कर दिया, mgh। यानी mgh अमाउंट ऑफ वर्क डन करके हमने उसमें mgh अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर दिया। तो बात तो बहुत सिंपल लग रहा है ना, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया कि वर्क डन और एनर्जी सेम होता है। अगर किसी बॉडी में 10 जूल्स ऑफ एनर्जी है तो वो कितना वर्क डन करेगा, 10 जूल्स ऑफ वर्क करेगा। तो वही तो यहां पर बात है कि अगर इस बॉल पर हमने वर्क डन किया mgh, तो h हाइट पे जाने के बाद
इस बॉल में कितना एनर्जी स्टोर हो जाएगा, mgh। वही वर्क डन को हम बोलेंगे कि इट दैट वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी। एंड कौन सा एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, विच इज सेम एज वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है mgh। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी या अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी होता है mgh, जो हमने पहले पढ़ लिया था। अब ये फॉर्मूला भूलोगे नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। नो प्रॉब्लम, बड़ा सिंपल। अब हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, एंड चाहे वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, या फिर आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, तीनों टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। वो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी को हम के से डिनोट करते हैं, और वो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन एग्जाम में पूछता तो नहीं है वैसे, लेकिन इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं। बट यू हैव टू basically learn this formula, and there will be numericals asked on this formula. The derivation of this half mv square is not asked in your boards, but to make you understand how has this formula come up, we will discuss it. Okay, तो मान लेते हैं हम पूरे एकदम फॉर्मल वे में स्टेटमेंट्स वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस तुम्हें समझना जरूरी है, इसलिए समझो। पूरे स्टेटमेंट्स के साथ मैं एकदम प्रॉपर वे में लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन करा रहा हूँ कि एक बॉडी है, इस बॉडी का मास क्या है बेटा, m है, ग्राउंड में रखा हुआ है m है, और ये मूव कर रहा है कितना स्पीड से, वेलोसिटी इसका क्या है, v स्पीड से मूव कर रहा है। v डिनोट्स दी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये बॉल है, ये रेस्ट में नहीं है, ये बॉल का मास है m, और ये मूव कर रहा है, मोशन में है, और v से मूव कर रहा है। और इस पर बॉल जब मूव कर रहा है, हमने इस पर फोर्स लगाया, रिटार्डिंग फोर्स एफ फोर्स लगाया, इसको रोकने की कोशिश की। ऑब्वियसली फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी हम इसे रोक पाएंगे। इसलिए फोर्स का डायरेक्शन तुमने देखा कि मैंने इसको टूवर्ड्स दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बनाया है। वेलोसिटी का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, तो फोर्स का राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है बॉडी को रोकने के लिए। एफ फोर्स लगाने के बाद बॉडी इमीडिएटली तो रुकेगा नहीं, बॉडी में रिटार्डेशन आया। बॉडी में रिटार्डेशन मतलब उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी, और कम होते होते वो फाइनली रुका। और फोर्स लगने के बाद वो इमीडिएटली नहीं रुकता है, फोर्स लगने के बाद वो कितना डिस्टेंस चला, एस डिस्टेंस चला, एस डिस्टेंस चला धीरे धीरे। ये जो फोर्स हमने लगाया उसके बाद उसमें रिटार्डेशन हुआ, उसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगा। कितना रिटार्डेशन हुआ, ए रिटार्डेशन हुआ। ए इज द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड। और रिटार्डेशन होते होते उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती गई, और एक समय उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो फोर्स लगने के बाद वो कितना डिस्टेंस चला, रुकने के पहले एस डिस्टेंस चला। ये सारे सिंबल्स को हमने अज्यूम किया है। तो देख लो, अच्छे से समझ लो, कितने सारे सिंबल्स को हमने अभी तक समझा है। इस डेरिवेशन को समझने के लिए हमें 5 सिंबल्स की जरूरत है मेनली। एक है मास, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, यानी ये बेसिकली रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, एंड दिस एस। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी के लिए कि एक बॉल है, कोई बॉडी है, उसका मास है m, वो मूव कर रहा है v स्पीड से, v वेलोसिटी से। उसको रोकने के लिए हमने f फोर्स लगाया। f फोर्स लगने के बाद वो इमीडिएटली रुका नहीं, कुछ डिस्टेंस तक चला। जैसे ट्रेन में ब्रेक लगाते हो, फोर्स लगाते हो ब्रेक, तो तुरंत थोड़ी रुकता है, उसकी स्पीड धीरे धीरे रुकती है, कम होती होती जाती है, कम होती जाती है, मतलब उसमें एक रिटार्डेशन आता है। एंड आफ्टर कवरिंग s डिस्टेंस इट स्टॉप्स। तो यहां पर भी फोर्स लगने के बाद वो s डिस्टेंस बॉल मूव किया, उसके बाद रुका। और कितना रिटार्डेशन आया फोर्स लगने के बाद, ए रिटार्डेशन आया। अच्छा, अभी हम ये कह सकते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। तुमने पढ़ा होगा 9th में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जिसको हम वर्क डन बोल सकते हैं, देखो एनर्जी और वर्क डन तो सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी के को हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय दिस फोर्स टू स्टॉप द बॉडी।
kinetic energy of this ball is nothing but the work done by force F to stop the ball. By force F to stop the ball. और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन बाय एफ इज एफ इनटू एस. कितना वर्क डन किया? एफ इनटू एस. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें आ गया एफ इनटू एस. अब हम जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मान लो कि ये बॉडी कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा था? इनिशियली v वेलोसिटी से. बाद में तो फाइनली वो रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी उसका 0 है. तो इनिशियल वेलोसिटी जिसको जनरली हम u से डिनोट करते हैं, इस केस में वो v है. तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है, क्योंकि हमने यहाँ v सिंबल माना है, या कोई भी सिंबल हम मान सकते थे. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज u इज v ओवर हियर, एंड फाइनल वेलोसिटी जिसको हम जनरली v सिंबल से डिनोट करते हैं, वो इस केस में 0 है, क्योंकि फाइनली बॉडी रुक जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज v. वी हैव यूज्ड v से कंफ्यूज मत करना कि सर यहाँ पे आप u इज इक्वल टू v क्यों लिखे हैं. v यहाँ पर एक सिंबल बस है. इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से डिनोट करते हैं, वो इस केस में हमने उसको v सिंबल से डिनोट किया है. तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी x से भी डिनोट कर सकते थे, कुछ भी x y z, कुछ सिंबल से भी हम u को मान सकते थे. अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को x मानते तो हम लिखते u इज इक्वल टू x. यहाँ हमने v माना है तो u इज इक्वल टू v. इनिशियल वेलोसिटी इज v, फाइनल वेलोसिटी इज 0, तो v इज 0. ठीक है. अच्छा, अब हम ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा ना 9th में, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as न्यूटन्स. जो नहीं, ये है लॉ. तुम्हारी इक्वेशंस ऑफ मोशन में तुमने पढ़ा होगा ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. v इज इक्वल टू u प्लस at पढ़ा है, याद आ रहा है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड तीसरा वाला ये वाला था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें जो v है ये फाइनल वेलोसिटी होता है, एंड वो हमारे इस केस में 0 है, तो 0 स्क्वायर लिख दिया. u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, जो हमारे इस केस में v है. u इज आवर v हियर, v इज द इनिशियल वेलोसिटी. एंड 2a इज एक्सेलरेशन, जो हमारे इस केस में रिटार्डेशन है, तो यहाँ माइनस a लिखेंगे, क्योंकि ये a एक्सेलरेशन है और हमारा जो ये a है ये रिटार्डेशन है, इसलिए हमने उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखा. एंड बॉडी में कितना डिस्टेंस मूव किया? s डिस्टेंस. तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ गया? 0 स्क्वायर इज 0 एंड v स्क्वायर माइनस 2as, यही आया. अब हम s को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a आएगा. बड़ा सिंपल. अब ये जो s है, इस s को हम यहां पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे. हमारा इक्वेशन आया था ना, k इज इक्वल टू एफ इंटू एस. तो हम इस f की जगह तो f ही लिखेंगे, s की जगह हम लिखेंगे v स्क्वायर अपॉन 2a, लिख सकते हैं. और f की जगह हम लिख सकते हैं ma, लिख सकते हैं. यहां पर हमने ऑलरेडी लिख दिया था, तो f के जगह हम लिखेंगे ma इंटू बाकी जो है वैसा v स्क्वायर अपॉन 2a. a कट गया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, k इज इक्वल टू, देखो नीचे 2 है, इसको हम आगे लिख सकते हैं ना, हाफ 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ बचा है m v स्क्वायर, तो हाफ m v स्क्वायर. यही तो आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ m v स्क्वायर. इजी है डेरिवेशन, कुछ तो हार्ड नहीं है. हालांकि ये जो सिंबल्स हमने यूज किया, यहाँ पर प्रॉपर स्टेटमेंट्स तुम्हें लिखना है. क्या लिखोगे कि सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स f. Let a be uniform retardation produced by this opposing force, and the body travels a distance of s before coming to rest. तो हर एक सिंबल का तुमने मीनिंग बता दिया, उसके बाद ये डेरिवेशन किया, तुम्हारा आ गया काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर. तो अभी हमने हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ा, mgh पढ़ा u के लिए, और अभी एक और डेरिवेशन हमें करना है. और ये डेरिवेशन कई बार पूछा जा सकता है, स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए इसको तो मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा अभी जो डेरिवेशन में कराने वाला हूँ. और जो फॉर्मूला हम इस फाइनली डिराइव करेंगे, उस पर तो न्यूमेरिकल्स आते ही रहते हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी यानी k, जो अभी अभी हमने डिराइव किया, k का इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर, वही k, एंड मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड इट्स फॉर्मूला इज mv. 9th में पढ़े होगे, P is mv. Now be very careful. जो चैप्टर 1 में तुमने पढ़ा था मोमेंट, याद है ना, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट्स, वो मोमेंट था और ये मोमेंटम है. दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं.
मोमेंट इज डिफरेंट, मोमेंटम इज डिफरेंट, दोनों में कंफ्यूज मत करना, दोनों बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल बिल्कुल अलग चीज है, दोनों का ऐसा यूनिट अलग, दोनों का बेसिक डेफिनेशन अलग, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। सो मोमेंटम इज डिफरेंट, मोमेंट इज डिफरेंट, मोमेंटम और मोमेंट का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो मोमेंटम की बात कर रहे हैं, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड इट्स फॉर्मूला इज mv। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या इक्वेशन बनेगा वो हम अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ p इज इक्वल टू mv, ये तो जानते हो। कोई बॉडी है, उसका मास क्या है, पहले तो ये स्टेटमेंट्स में लिखना है। लेट देयर बी अ बॉडी ऑफ मास m एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी है k, और कितना मोमेंटम है p। ये सब लिख सकते हो स्टेटमेंट्स, इंग्लिश में लिख सकते हो। लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी मूविंग विद वेलोसिटी v, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी k इज गिवन बाय half mv square and the momentum of the body p is given by mv। कुछ नहीं। अच्छा, ये जो p is equal to mv है, यहां से हम v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो p अपॉन m आएगा, यानी v का वैल्यू आ गया हमारा p अपॉन m। तो जहां पर भी अब मुझे v दिखेगा वहां मैं p अपॉन m पुट कर सकता हूँ। यहां पर मुझे एक v दिख रहा है तो यहाँ v के जगह मैं p अपॉन m पुट करूंगा। तो k इज इक्वल टू हाफ m, v के जगह लिखा p अपॉन m, और स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। v स्क्वायर है ना, v की जगह p अपॉन m रख दिया, और v स्क्वायर था इसलिए p अपॉन m का होल स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर है ना, p पे भी स्क्वायर है m पे भी स्क्वायर है, तो अलग अलग स्क्वायर लिख दिया, ब्रैकेट हटा दिया। तो ये देखो, एक m ऊपर से एक नीचे से एक m कट गया, तो k इज इक्वल टू हाफ p स्क्वायर बाई m, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, जनरली ऐसे लिखते हैं इसको। पी स्क्वायर ऊपर में है और नीचे हमारा 2m है, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, ऊपर में पी स्क्वायर नीचे 2 इंटू एम, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, यही है काइनेटिक एनर्जी। और अगर p को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये 2m इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के हो जाएगा। p को उधर स्क्वायर को भेजोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 2mk, तो p इज स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। इजी। अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर्स में इस फॉर्मूला पर बेस्ड, काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड, पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड वी विल डू न्यूमेरिकल्स। आई होप you have learned something in and you have found this useful. God bless you children, take care, coming soon with the next lecture.